एवरीवन, वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आज हम पढ़ेंगे कवि जय शंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी जिसका नाम है गुलाम। तो बिना टाइम स्किप किए हम पढ़ते हैं गुलाम कहानी को, जिसे लिखा था कवि जय शंकर प्रसाद ने। तो चलिए पढ़ते हैं। फूल नहीं खिलते हैं, बेले की कलियां मुरझाई जा रही हैं। समय में नीरज ने सींचा नहीं, किसी माली की भी दृष्टि उस और नहीं घूमी। माली जो गार्डनर होते ना, जो बगीचों की रखवाली करते, उसे माली कहा जाता है। अकाल में बिना खिले कुसुम कोरक म्लान होता ही चाहता है। अकस्मात डूबते सूर्य की पीली किरणों की आभा से चमकता हुआ एक बादल का टुकड़ा स्वर्ण वर्षा कर रहा। परोपकारी पवन उन चिटों की ढकीलेदार उन्हें एक कोरक पल पर लाद गया। भला इतना भार वह कैसे सह सकता है। सब लुढ़क कर धरती पर गिर पड़े। कोरक भी कुछ हरा हो गया। यमुना के बीच धारा में एक छोटी पर बहुत ही सुवर्ण तरणी मंद पवन के सहारे धीरे धीरे बह रही है। सामने के महल से अनेक चंद्रमुख निकलकर उसे देख रहे हैं। चार कोमल सुंदरियां डाड़े चला रही है और एक बैठी हुई सितारी बजा रही है। सामने एक भव्य पुरुष बैठा हुआ उसकी ओर निर्निमेष दृष्टि से देख रहा है। पाठक, यह प्रसिद्ध शाह आलम दिल्ली के बादशाह हैं। जल क्रीड़ा हो रही है। जल क्रीड़ा यानी जो जल में खेलते हैं उन्हें कहते हैं जल क्रीड़ा। सांध्य सूर्य की लालिमा जीनत महल के अरुण मुखमंडल की शोभा और भी बढ़ा रही है। प्रणयी बादशाह उस आपत मंडित मुखारविंद की ओर सत्रीर्ण नयन से देख रही हैं, जिस पर बार बार गर्व और लज्जा का दोबारा रंग चढ़ता उतरता है। और इसी कारण सितार का स्वर भी बहुत शीघ्र चढ़ता उतरता है। संगीत तार पर चढ़कर दौड़ता हुआ व्याकुल होकर घूम रहा है। क्षण भर भी विश्राम नहीं। जीनत के मुखमंडल पर श्वेत बिंदु झलकने लगे। बादशाह ने व्याकुल होकर कहा, बस करो प्यारी जीनत, बस करो। बहुत अच्छा बजाया, वाह क्या बात है। साकी, एक प्याला शिराजी शरबत। हुजूर आया, कहता हुआ एक सुकुमार बालक सामने आया। हाथ में पान पात्र था। उस बालक की मुख कांति दर्शनीय थी। भरा प्याला छलकता चाहता था। इधर घुंघराली अलकी उसकी आंखों पर बरजोरी एक पर्दा डालना चाहती थी। बालक प्याले को एक हाथ में लेकर जब केश गुच्छ को हटाने लगा, तब जीनत और शाह आलम दोनों चकित होकर देखने लगे। अलकी अलग हुई। बेगम ने एक ठंडी सांस ली। शाह आलम के मुख से भी एक आह निकलना ही चाहती थी, पर उससे रोककर निकल पड़ा, बेगम को दो। बालक ने दोनों हाथों से पान पात्र जीनत की ओर बढ़ाया। बेगम ने उसे लेकर पान कर लिया। नहीं कह सकते कि उस शरबत ने बेगम को कुछ तरी पहुंचाई या गर्मी, किंतु हृदय स्पंदन अवश्य कुछ बढ़ गया। शाह आलम ने झुककर कहा, एक और। बालक विचित्र गति से पीछे हटा और थोड़ी देर में दूसरा प्याला होकर लेकर उपस्थित हुआ। पान पात्र निशेष कर शाह आलम ने हाथ कुछ और फैला दिया और बालक की ओर इंगित करके बोले, कादिर, जरा उंगलियों तो बुला दे। बालक अदम से सामने बैठ गया और उनकी उंगलियों को हाथ में लेकर बुलाने लगा। मालूम होता है कि जीनत को शरबत ने कुछ ज़्यादा गर्मी पहुंचाई। वह छोटे बजरे के मेहराब में से झुककर यमुना जल छूने लगी। कलेजे के नीचे एक मखमली तकिया मसली जाने लगी। या न मालूम वही कामिनी के वक्षस्थल को पीड़न करने लगी। शाह आलम की उंगलियां उस कोमल बाल रवि कर समान स्पर्श से कलियों की तरह चटकने लगी। बालक की निर्निमेष दृष्टि आकाश की ओर थी। अकस्मात बादशाह ने कहा, मीना, ख्वाजा सरा से कह देना कि इस कादिर को अपनी खास तालीम में रखे और उसके सुपुर्द कर देना। एक डांडे चलाने वाली ने झुककर कहा, बहुत अच्छा हुजूर। बेगम ने अपने सीने से तकिए को और दबा दिया, किंतु वह कुछ न बोल सकी, दबकर रह गई। उर्वरित घटना को बहुत दिन बीत गए। गुलाम कादिर अब अच्छा युवक मालूम होने लगा। उसका उन्नत स्कंद, भरी भरी बाहें और विशाल वक्षस्थल बड़े सुहावने हो गए। किंतु कौन कहता है कि वह युवक है। ईश्वरीय नियम के विरुद्ध उसका पुसंत चिन्ह लिए गए हैं। कादिर शाह आलम का प्यारा गुलाम है। उसकी तुत्ती बोल रही है, सो भी कहाँ।
शाही नौबत खाने के भीतर। दीवाने आम में अच्छी सजधज हैं। आज कोई बड़ा दरबार होने वाला है। सब पदाधिकारी अपने योग्यानुसार वस्त्राभूषण से सजकर अपने अपने स्थान को सुशोभित करने लगे। शाह आलम भी तख्त पर बैठ गए। तुलादान होने के बाद बादशाह ने कुछ लोगों का मन सब बढ़ाया और कुछ को इनाम दिया। किसी को हरवे दिए गए, किसी की पदवी बढ़ाई गई, किसी की तनख्वाह बढ़ी। किंतु बादशाह यह सब करके भी तृप्त नहीं दिखाई पड़ते। उनकी निगाहें किसी को खोज रही हैं। वे इशारा कर रही हैं कि उन्हीं से काम निकल जाए, रसना को बोलना न पड़े। किंतु करे क्या, वह हो नहीं सकता था। बादशाह ने एक तरफ देखकर कहा, गुलाम कादिर। कादिर अपने कमरे में कपड़े पहनकर तैयार हैं। केवल कमरबंद में एक जड़ाऊ दस्ते की कटार लगाना बाकी है, जिसे बादशाह ने उसे प्रसन्न होकर दिया है। कटार लगाकर एक बड़े दर्पण में मुंह देखने की लालसा से वह उस और बढ़ा। दर्पण के सामने खड़े होकर उसने कहा, अनुरूप सौंदर्य किसका? अपना ही। सचमुच कादिर की दृष्टि अपनी आंखों पर से नहीं हटती। मुग्ध होकर वह अपना रूप देख रहा है। उसका पुरुषोचित सुंदर मुखमंडल तारुण्य सूर्य के आतप से आलोकित हो रहा है। दोनों भरे हुए कपोल प्रसन्नता से बार बार लाल हो आते हैं। आंखें हंस रही, सृष्टि सुंदरतम होकर उसके सामने विकसित हो रही है। प्रहरी ने आकर कहा, जहाँपना ने दरबार में याद किया है। कादिर चौंक उठा और उसका रंग उतर गया। वह सोचने लगा कि उसके रूप और तारुण्य कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं। मनुष्य की सारी संपत्ति उसके जबरदस्ती छीन ली गई हैं। कादिर का जीवन पार हो उठा। निरभ्र गगन में पावसगन गिर उठे। उसका प्राण तलमला उठा और वह व्याकुल होकर चाहता था कि दर्पण फोड़ दे। क्षण भर में सारी प्रसन्नता मिट्टी में मिल गई। जीवन दुख सह हो उठा। दांत आपस में घिस उठे और कटार भी कमर से बाहर निकलने लगी। कादिर कुछ शांत हुआ। कुछ सोचकर धीरे धीरे दरबार की ओर चला। बादशाह ने सामने पहुंचकर यशोद अभिवादन किया। शाह आलम, कादिर इतनी देर तक कहाँ रहा? कादिर, चापना गुलाम की खता माफ़ हो। शाह आलम हंसते हुए, खता कैसी कादिर? कादिर चल कर कहते, हुजूर देर हुई। शाह आलम, अच्छा उसकी सजा दी जाएगी? कादिर अदब से कहते, लेकिन हुजूर मेरी भी कुछ अर्ज है। बादशाह ने पूछा, क्या? कादिर ने कहा, मुझे सज़ा मिले कि मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली से निकाल दिया जाऊं। शाह आलम ने कहा, सो तो बहुत बड़ी सज़ा है कादिर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं ताकि वह यादगार रहें और फिर तुम ऐसा कसूर न करो। कादिर ने हाथ बांधकर कहा, हुजूर इनाम में मुझे छुट्टी ही मिल जाए ताकि कुछ दिनों तक मैं अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत कर सकूं, यानी उनकी सेवा या फिर उनकी कुछ इल्ज़ाम कर सकूं। और क्या ना, शाह आलम चौकर कहते हैं, उसकी खिदमत के लिए मेरी दी हुई जागीर काफ़ी है। सहारनपुर में उसकी आराम से गुजरती है। कादिर ने गिड़गिड़ा कर कहा, लेकिन जहाँ अपना लड़का होकर मेरा भी कोई फ़र्ज़ है। शाह आलम ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा तुम्हें रुख्सत मिली और यादगार की तुम्हें एक हजारी मनसब अता किया है ताकि तुम वहाँ से लौट आने में फिर देर न करो। उपस्थित लोग करामात हुजूर का इकबाल और बुलंद हों की धूम मचाने लगे। गुलाम कादिर निश्चय रहते उन लोगों का साथ देता था और अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट करने की कोशिश करता था। भारत के सपूत हिंदुओं के उज्जवल रत्न छत्रपति महाराज शिवाजी ने जो अध्यवसाय और परिश्रम किया, उसका परिणाम मराठों को अच्छा मिला और उन्होंने भी जब तक उस पूर्व नीति को अच्छी तरह से माना, लाभ उठाया। शाह आलम के दरबार में क्या, भारत में आज मराठा वीर सिंधिया ही नायक समझा जाता है। सिंधिया की विपुल वाहिनी के बल से शाह आलम नाम मात्र को दिल्ली से सिंहासन पर बैठे हैं। बिना सिंधिया के मंजूर किए बादशाह सलामत रत्ती भर हिल नहीं सकते। सिंधिया दिल्ली और उसके बादशाह के प्रधान रक्षक है। शाह आलम का मुगल रक्त सर्द हो चुका है। सिंधिया आपस के झगड़े तय करने के लिए दक्षिण चला गया है। मंसूर नामक कर्मचारी ही इस समय बादशाह का प्रधान सहायक है। शाह आलम का पूरा शुभचिंतक होने पर भी वह हिंदू सिंधिया की प्रसन्नता के भीतर जला करता था। जला हुआ विद्रोह का झंडा उठा। इसी समय गुलाम कादिर रोहेलों के साथ सहारनपुर से आकर दिल्ली के उस पार डेरा डाले पड़ा है। मंसूर उसके लिए हर तरह से तैयार है। एक बार वह बुलावे में आकर चला गया है, अब की बार उसकी इच्छा है कि वजारत वही करे। बूढ़े बादशाह संगमरमर की मीनाकारी किए हुए बुर्ज में गावतकिए के सहारे लेटे हुए हैं। मंसूर सामने
हाथ बांधे खड़ा है। शाह आलम ने भरी हुई आवाज़ में पूछा, क्यों मंसूर? क्या गुलाम कादिर सचमुच दिल्ली पर हमला करके तख्त छीनना चाहता है? क्या उसको इसलिए हमने इस मर्तबे पर पहुंचाया? क्या सबका आखिरी नतीजा यही है? बोलो, साहब को रुको मत, जिसमें कि तुम बात बना सको। मंसूर, जापना, वह तो गुलाम है, फ़कत हुजूर की कदम बोसी हासिल करने के लिए आया है और उसकी तो यही अर्जी है कि हमारे आका शहंशाह आलम हिंद एक काफिर के हाथ की पुतली न बने रहें। अगर हुक्म दे तो क्या यह गुलाम वह काम नहीं कर सकता? शाह आलम, मंसूर इनके गाम माने। मंसूर बंद परवर, वह दिल्ली की वजारत के लिए अर्ज करता है और गुलामी में हाजिर होना चाहता है। उससे तो सिंधिया से रंज है, हुजूर तो इसके मेहरबान आका हैं। शाह आलम जरा तन कर। हाँ मंसूर, उसे हमने बचपन से पाला है और इस लायक बनाया, मंसूर मन में कहते हैं। और उससे अपने ही खुद गर्जी से जो काबिल नफ़रत थी, दुनिया की किसी काम का न रखा, इसके लिए वह जी से जला हुआ है। शाह आलम, बोलो मंसूर, चुप क्यों? क्या वह एहसास फरामोश हैं? मंसूर कहते हैं, हुजूर फिर गुलाम खिदमत में बुलाए जावें। शाह आलम कहते हैं, वजारत देने से मुझे कोई उज़्र नहीं है, वह संभाल सकेगा। मंसूर कहते हैं, हुजूर अगर वह संभल न सकेगा तो उसको वही झेलेगा, सिंधिया खुद उसे समझ लेगा। शाह आलम, हाँ जी, सिंधिया से कह दिया जाएगा कि लाचारी से उसको वजारत दी गई, तुम थे नहीं, उसके ज़बरदस्ती वह काम अपने हाथ में लिया। मंसूर, और इससे मुसलमान रिवाया भी हुजूर ने खुश हो जाएगी, तो उसे हुक्म आने का भेज दिया जाए। दिल्ली के दूर पर गुलाम कादिर का पूर्ण अधिकार हो गया है। बादशाह के कर्मचारी से सब कुछ काम छीन लिया गया है। रोहेलों का किले पर पहरा है। अत्याचारी गुलाम महलों की सब चीज़ों को लूट रहा है। बेचारी बेगमें अपमान के डर से पिशाच रोहेलों के साथ अपने हाथ से अपने आभूषण उतार दे रही हैं। पाशविक अत्याचार की मात्रा अब भी पूर्ण नहीं हुई। दीवान खास में सियाना सर पर बादशाह बैठे हैं। रोहेलों के साथ गुलाम कादिर उसे घेर कर खड़ा है। शाह आलम, गुलाम कादिर अब बस कर, मेरे हाल पर रहम कर, सब कुछ तूने कर लिया, अब मुझे क्यों नाहक परेशान करता है? गुलाम, अच्छी इसी में है, अपनी छिपा खजाना बता दो। एक रोहेला, हाँ, हम लोग के लिए तो भी चाहिए। शहादत आलम, कादिर मेरे पास कुछ नहीं है, क्यों मुझे तकलीफ देता है? कादिर, मालूम होता है सिंधी उंगली से ये नहीं निकलेगा। शाह आलम कहते हैं, मैंने तुझे इस लायक इसलिए बनाया कि तू मेरी इस तरह बेइज्जती करें। कादिर, तुम्हारे ऐसे के लिए इतनी की सज़ा काफ़ी नहीं है, नहीं देखते हो कि मेरे दिल में बदले की आग जल रही है? मुझे तुमने किस काम का रखा? हाय, मेरी सारी कार्रवाई फजूल है, मेरा सब तुमने लूट लिया है। बदला कहती है तुम्हारा गोश्त है, मैं अपने दांत से नोच डालूं। आलम, बस कादिर, मैं अपनी खता कबूल करता हूँ, मुझे माफ़ कर, या तो अपने हाथ से मुझे कत्ल कर डाल, मगर इतनी बेइज्जती न कर। गुलाम, अच्छा वह तो किया ही जाएगा, मगर खजाना कहाँ है? शाह आलम, कादिर मेरे पास कुछ नहीं है। गुलाम, अच्छा तो उतर आए, तख्त से देर न करें। शाह आलम, कादिर मैं इसी पर बैठा हूँ जिस पर बैठकर तुम्हें हुक्म दिया करता था। इस जगह खंजर से मेरा काम तमाम कर दे, वही होगा। कहता हुआ न रफिशास कादिर तख्त की ओर बढ़ा। बूढ़े बादशाह को तख्त से घसीट कर नीचे ले आया और उन्हें पटक कर छाती पर चढ़ बैठा। खंजर की नोक कलेजे पर रख कर कहने लगा, अब भी अपना खजाना बताओ तो जान सलामत बच जाएगी। शाह आलम गिड़गिड़ा कर कहने लगे कि ऐसी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है, अब तू अपना खंजर कलेजे के पार कर। कादिर, लेकिन इससे क्या होगा? अगर तुम मर जाओगे तो मेरे कलेजे की आग किससे झुल जाएगी? इससे बेहतर है कि मुझसे जैसी चीज़ छीन ली गई है उसी तरह की कोई चीज़ तुम्हारी भी ले जाए। हाँ, इन्हीं आँखों से मेरी खूबसूरती देखकर तुमने मुझे दुनिया की किसी काम का ना रखा। लो, मैं तुम्हारी आंखें निकालता हूँ, जिससे मेरा कलेजा कुछ ठंडा होगा। इतना कह कादिर ने कटार से शाह आलम की दोनों आंखें निकाल लीं। रोशनी की जगह उन गड्ढों से रक्त की फुहारें निकलने लगे। निकली हुई आंखों को कादिर की आंखें प्रसन्नता से देखने लगी। तो ये थी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी गुलाम। कैसा लगा आपको वीडियो और कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।